चलिए शुरू करते हैं। अपना जो था कि ए प्रक्षेपी विधियां, वहां तक लाके छोड़ा था ए प्रक्षेपी विधियों के पास में। तो शुरू करते हैं। ए प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। तो हेडिंग लगाइए ए प्रक्षेपी विधि। क्या लगाओगे? ए प्रक्षेपी विधियां। पहले कल जितना समझा रखा है वहाँ तक अपन इसको नोट डाउन कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। उसके बाद में अपन एक एक करके विधियाँ लेंगे और उनको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, ए प्रक्षेपी विधियाँ। आज अपन अभी व्यक्तित्व कंप्लीट कर देंगे। ओके, व्यक्तित्व वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो लिखना शुरू करेंगे। वह परीक्षण, लिखो भाई सभी। हाँ, कितना हो गया? अच्छा, 2 बार होती है वो। अच्छा, ये 2 प्रकार की होती है, यहां तक लिखा दिया मैंने। पहला क्या था? आत्मनिष्ठ ऑब्लिक व्यक्तिनिष्ठ। और दूसरी कौन सी थी? आपकी वस्तुनिष्ठ। तो चलिए अब वापस से हेडिंग लगाइए आत्मनिष्ठ। नंबर 1 क्या लगाओगे हेडिंग में? आत्मनिष्ठ। और आत्मनिष्ठ के बारे में लिखना शुरू करेंगे। नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में क्या लिखोगे? किस प्रकार से लिखोगे? वह विधियां, वह विधियां जिनमें व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन, जिनमें व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के विचारों के प्रकटीकरण के आधार पर करता है। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के विचारों के प्रकटीकरण के आधार पर करता है। विचारों के प्रकटीकरण के आधार, मतलब वो खुद चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व का टेस्ट हो। ठीक है ना, उसके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है तो वो खुद अपने विचारों के बारे में बताता है। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के विचारों के प्रकटीकरण के आधार पर करता या करवाता है। के आधार पर करता ऑब्लिक करवाता है। ठीक है, उन्हें आत्मनिष्ठ की श्रेणी में रखते हैं। उन्हें आत्मनिष्ठ की श्रेणी में रखते हैं। उन्हें आत्मनिष्ठ की श्रेणी में रखते हैं। अब आत्मनिष्ठ में कौन कौन सी विद्या आएगी इस श्रेणी में रखते हैं? चलिए अब इसमें अलग अलग विद्या आएगी। आत्मनिष्ठ विद्या हैं, इसमें 4 प्रकार की। अच्छा, ये तो कल लिखाया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ, इसमें नंबर 1 डालना है वापस, आत्मनिष्ठ। ठीक है, आत्मनिष्ठ विद्या। अब इसमें अपन 4 प्रकार की विद्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी है इसके बारे में अपन विचार करते हैं। नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, सारी लिखने दो पहले मुझे। आत्मकथा या अंतरदर्शन विधि। इसके बाद में आती है आपकी व्यक्ति इतिहास मिति विधि। व्यक्ति इतिहास मिति विधि, इसको जीवन वर्थ विधि भी कहते हैं। मिति इतिहास मिति विधि ये आती है। उसके बाद में आती है आपकी पर्सनावली विधि। ठीक है, एक होती है आपकी पर्सनावली विधि। ठीक है, और एक होती है आपकी साक्षात्कार विधि। अभी इन चारों को अपन समझेंगे कि क्या है, किस प्रकार से, किस प्रकार से नहीं। इसमें 2 विधियां तो आपको एकदम डिटो सेम लगेगी, ए और बी।
आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि जो कि वुंट एवं टिचनर के द्वारा दी गई थी, सभी के प्रतिपादक बाद में बता दूंगा, पहले मैं बताता हूँ इसमें है क्या। आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि क्या होगी, जो साइकोलॉजिस्ट जहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है वहाँ पर आप जाओगे और जाके सबसे पहले अपने बारे में सारा कुछ, अपनी ऑटोबायोग्राफी की शुरू से लेकर आज तक, हम बचपन में ऐसे थे, बचपन में हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, ठीक है ना, वो सारा कुछ उसको बताओगे। तो उस आधार पर वो क्या करेगा, आपका व्यक्तित्व के बारे में बताएगा। जैसे आपको पता है जो काउंसलर होते हैं ना, काउंसलर पर जैसे आपको पता है ना हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है, ठीक है ना। कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कईयों को अंधेरे से डर लगता है, समझ। अब ऐसा सब चीज़ों में हो सकता है। किसी को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मान लो कोई गर्ल्स है और उसको आग से डर लगे, तो फिर वो खाना बनाने में कितना अनकंफर्टेबल फील करेगी। और बहुत बुरी तरीके से डरते हैं वो, ऐसे भी नहीं डरते कि नॉर्मल डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब ऐसे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब कईयों को ऐसे होता है लाड लो शादी से डर लगता है, ये भी आता है, ये फोबिया के अंतर्गत आता है। उनको ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है तो फिर काउंसलर के पास आते हैं। तो काउंसलर क्या करता है, आत्मकथा ओब्लिक अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करता है। वो शुरू से फिर वो उसकी जड़ तक जाएगा। वो उसे पूछेगा आपने पैदा हुए तब कहाँ पटे, किसके साथ रहते थे, क्या क्या बातें सुनी। फिर बातें करते करते पता लगता है कि जब ये बहुत छोटा था बच्चा या बच्ची, तो इसको आग से डराते थे, समझ आई। कोई बिल्कुल छोटो ग्रेजन भी नहीं है, मतलब अंदर आऊँ या डर बताए बताए क्या ना, हाउ बनू आ जालो, हाउ बनू आ जालो, तू चुप हो जा, चुप हो जा, है क्या। तो वो बड़ा होगा तो फिर अंधेरे से क्या होगा, डरेगा। अब मान लो किसी बच्चे को ऊंचाई से डराया गया, मान लो वो पैदा हुआ तब तक शुरू के 4-5 साल वो कहीं दिल्ली में फ्लैट में रहते, ऊंचाई पे रहते, जितनी बार वो बदमाशी करता उसको बोल देते तुझे यहाँ से नीचे फेंक देंगे, ये देख कितना ऊंचा है, तो वो डरता। तो फिर उसका क्या हो जाएगा, डर बैठ। और पानी के साथ हल्की सी दुर्घटना मान लो बचपन में हो गई, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो पानी से डरेगा। ऐसा ही लाड लो गाड़ी चलाने के साथ, आपने गाड़ी चलानी सीखी, मान लो सीखते ही पहले दिन ही नाले में डाल दी, कि आज ही सीखी, आज ही पहले दिन नाले में डाल दी, गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई, आपकी भयंकर तरीके से कुटाई हुई, और आपको हिदायत दी गई कि जीवन में दोबारा इसको हाथ मत लगा। तो लाड लो फिर उस डर को निकल के आपको वापस चलाने में कई टाइम लगेगा, है क्या नहीं। वापस जब आप निकलोगे ना उससे, तो उसको बाद में आपको चलाने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा हुआ था लाड लो, एक बार हमारे चाचा जी थे, तो वो जब ऐसे छोटे थे तो उन्होंने पहली बार ऐसे 4 व्हीलर चलाना सीखने का प्रयास किया। हमारे रिलेशन में थे थोड़े दूर, तो उन्होंने पहली बार कार स्टार्ट की ना लाड लो, तो ले जाके वो स्टार्ट की, उसी दिन स्टार्ट की, वो भी किसी दूसरे की तीर, वो सीधी दीवार में जाके ठुक गई। तो उसके बाद से लेकर उन्होंने 5-10 साल तक फिर को भी सीखी नहीं। फिर लास्ट में जाकर जब उन्होंने एक और धारणा बना ली कि अब जब सीखूंगा तो खुद की गाड़ी से सीखूंगा। फिर उन्होंने खुद की ली, फिर उससे ही सीखी, अब एकदम से चला। समझ में आई बात। तो क्या होता है, डर बैठ। ऐसा ही सबके साथ। अगला है व्यक्ति इतिहास मिति विधि, ये भी सेम है। इसमें व्यक्ति से उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है। आत्मकथा में सारा कुछ पूछ लेते हैं, व्यक्ति इतिहास मिति विधि में क्या होता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीज पूछी जाती है। कि मान लो आग से प्रॉब्लम है, तो आग से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं आपकी जिंदगी में हुई, ऐसे। प्रश्नावली विधि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें क्या होगा, एक पेज होगा, उस पेज पर ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए ऊपर से लेके नीचे तक, और उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब, समझ में आई बात। आपकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कमजोरियां और आपकी शक्ति के बारे में पूछा जाएगा, और इस प्रकार से आपका ओवरऑल आपके व्यक्तित्व का निरीक्षण किया जाएगा। आपने देखा होगा जैसे रिज्यूम वगैरह और सीवी बनाते हैं कभी जॉब के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं कि नीचे बोलते हैं कि अपनी हॉबी मेंशन करो। समझ में आई बात। अब तो वो देखना चाहते हैं कि इसकी हॉबी कैसी है। तो आप कोशिश किया करो, जिस फील्ड में जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो आप, जैसे आप तो देते ही नहीं हो, आपका कभी काम थोड़ी पड़ा होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि हॉबी ऐसी डालनी है कि जो हॉबी आपके पैशन से मेल खाए। समझ में आई ना बात। अभी जैसे अगला बंदा है, वो आपसे पूछ रहा है, जैसे आप टीचर के लिए जा रहे हो और आपकी हॉबी है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। समझ में आई बात। या कोई आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करे हो जिसमें बैठे रह के काम करना है। समझ में आई बात।
और आपने हॉबी में डाला ट्रेवलिंग, तो वो पैशन से डाइवर्ट हो गई। बोले फिर तो इसका मन ही नहीं लगेगा। मान लो आपकी हॉबी है घूमना फिरना, और आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करना है, या फिर वहाँ पे कोई हाथ का काम है बैठे बैठे करना है, तो जिसकी हॉबी डिफरेंट होगी ना, वो अपने पैशन में मन ही नहीं लगेगा उसको। समझ में आई बात? तो चाहे हॉबी कैसी हो, जब जॉब के लिए जाओ तो अपने पैशन से मेल खाती हुई हॉबी डाल, और उस हॉबी के बारे में थोड़ा बहुत है ना ऐसे ढंग से ध्यान भी रखना। वो हॉबी में से क्वेश्चन पूछता है। हॉबी मतलब कि शुरू से आप इसी चीज़ को लेकर, ये आपके अंदर कूट कूट के भरा है, तो लो चलो बताओ। एक बार हुआ था, हमारे एक मित्र थे कुचेरा के, वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए। वहाँ पे बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने सोचा कि बूढ़े लोग इम्प्रेस कर देते हैं इनको, इंटरव्यू ठीक रहेगा अपना। तो हालांकि उनका बाद में इंटरव्यू आधा अधूरा हुआ और बाद में वो आ गए, मतलब तो भी उनका वो इंटरव्यू बैठ गया, मतलब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, फिर भी फाइनल सिलेक्शन में आ गया, फिर वो जॉब में ही नहीं गए। ठीक है, तो उन्होंने जाते वो इंटरव्यू पूछा, पहले तो नॉर्मल दिया, फिर उन्होंने जैसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, उन्होंने चारों की तरफ देखे, चारों ही ऐसे लग रहे थे कि 60+ जैसे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी हॉबी है धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। अब धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इसका मतलब इसकी हॉबी है, ये बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ता है। उन्होंने लाड लो कुरान की आयतें, बाइबल और जीसस में से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब एक ही नहीं आ रहा, लाड रामायण की चौपाइयाँ पूछनी शुरू कर दी। फिर लास्ट में उन्होंने खुद ने बोल दिया कि यार आप बूढ़े देख के इम्प्रेस कर रहे हो हमको, है क्या नहीं। जबकि उसकी हॉबी है ना क्रिकेट थी, वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता था, शुरू से ही उसको पसंद था। यदि क्रिकेट बताता तो क्रिकेट में से 2-4 क्वेश्चन पूछते, अच्छा लगता ना, वापस बताता भी। इसलिए हॉबी आलतू फालतू नहीं बतानी। आपने मान लो जीवन में आती नहीं है चाय बनानी, वहाँ हॉबी में लिख दिया कुकिंग, और वो कुकिंग में से पूछना शुरू कर दिया, गड़बड़ होती है। अगला है लाड लो साक्षात्कार। साक्षात्कार में सामने बैठा कर 4-5 लोग आपसे इंटरव्यू लेते हैं। अब इसमें इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है लाड लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और जवाब इतना ही नहीं, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछना और जवाब देने का मतलब है आपके पास बुकिश नॉलेज है, मतलब बुक का नॉलेज है, थियोरटिकल नॉलेज है। वो तो आप ऑलरेडी एग्जाम क्रैक करके आए हो ना, तो आपके पास बुकिश नॉलेज है, तभी आपका प्री मेन क्लियर है क्या नहीं। वो वहाँ पर आपका ओवरऑल देखते हैं ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, कि आपकी डिसीजन पावर देखते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। चलो अब अपन ने ये सारा समझ लिया, ये 4 विद्याएँ हैं आत्मनिष्ठ विद्या। अब इन चारों के चारों में मुझे ये बताओ कि व्यक्ति अपने बारे में बता कर खुद का व्यक्तित्व परीक्षण करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, चारों में करवा रहा है, इसलिए ये आत्मनिष्ठ में। चलो ये अब लिख लो, ये लिख लो चारों ऐसे। वो कहाँ गए, एक आपके साथ और आते ना भाई। लाइब्रेरी में गए। चलिए लाड लो, अब इसमें अपन लगाते हैं नंबर 1, आत्मकथा अंतरदर्शन विधि। आत्मकथा अंतरदर्शन विधि ए पोर्शन है इसका, वो अपन करें। ए आत्मकथा अंतरदर्शन विधि, ठीक है। अंतरदर्शन विधि, ये विधि वोंट वे टिचनर के द्वारा दी गई थी। वो इसके क्या थे,
प्रतिपादक। यह विधि वुंट वे टिचनर के द्वारा दी गई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। वुंट वे टिचनर के द्वारा दी गई। इस विधि में व्यक्ति के भूतकाल व वर्तमान काल, व्यक्ति के भूतकाल व वर्तमान काल की जानकारियां स्वयं उस व्यक्ति से लेते हुए प्राप्त करते हुए उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यह विधि वर्तमान में उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। जरूरी थोड़ी ये सारी घटनाएं हैं जैसे उसको याद हो, या फिर वो आधी अधूरी टूटी फूटी बताए, कुछ वो अपनी मनगढ़ंत बता दे, या कई बातें ऐसी हो जो वो आपसे छुपाए। मान लो आपके साथ कुछ घटनाएं हुई है भूतकाल वर्तमान काल में, तो जरूरी थोड़ी है कि आप सारी चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल हो। कोई चीज़ ऐसी हो जो बता नहीं सको। तो इस वजह से इस विधि में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। इस विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण यह वर्तमान में उपयोगी नहीं है। इस विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण वर्तमान में उपयोगी नहीं होने के कारण वर्तमान में उपयोगी नहीं। चलिए, अब अगला आता है आपका व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास स्मृति विधि। बी है आपका व्यक्ति इतिहास स्मृति विधि। इसमें क्या किया जाएगा, व्यक्ति के इतिहास का पता लगाते हुए उसकी जो व्यक्तित्व को पहचाना जाएगा। ठीक है, ये पहली बात ये दिया किसने था, तो ये दिया था टाइडमैन ने। किसने दिया था, टाइडमैन। इसका क्या था, लाडलों प्रतिपादक। अब इसके बारे में अभी मैं रोचक चीजें बताता हूँ, वो ध्यान रखना। टाइडमैन प्रतिपादक। चलिए, अब इसमें एक चीज देखना, व्यक्ति इतिहास मिति है तो इसके उपनाम भी हो जाएंगे। उपनाम मतलब व्यक्ति का इतिहास है, आपके पूरा का पूरा जीवन है, उसके बारे में पता लगाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये जीवन व्रत विधि भी कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवन व्रत विधि। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे हम अपने बारे में सारा कुछ बता देंगे, इसका मतलब अगला वाला तो हमारे जीवन पर क्या कर देगा, केस स्टडी कर लेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, केस स्टडी विधि भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं और बात बताता हूँ, इसमें होता क्या है, ये कैसे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है व्यक्ति इतिहास स्मृति विधि। जो बालक क्या है, असामाजिक हैं, मनोरोगी हैं, ऐसे लोगों को लाया जाता है। फिर उनकी बीमारी के क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है कि ये किस चीज में अनकंफर्टेबल है। फिर उस चीज से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो उससे पूछी जाती है। जैसे बच्चा आग से डरता है तो फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या कभी आपके साथ आग से जुड़ा हुआ कोई हादसा हुआ, क्या किसी ने आपको आग से लेकर के डराया, क्या आपने आग से संबंधित कोई हॉरर मूवी देखी जिसमें कोई खतरा बताया गया हो, ऐसी मूवी देखी है आपने। तो ऐसे उससे पूछा जाए।
जैसे कोई बच्चा भूत वगैरह से ऐसे डरता है तो बोलेंगे कि क्या हॉरर मूवी ज़्यादा देखी, क्या बचपन में अपनी दादी और नानी से भूतों की कहानियां सुनी। तो उस बीमारी के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएगी कि इसमें उससे पूछ ले, ऐसे बच्चे से पूछें। लास्ट में जाते 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 उसको पता चला कि जब ये 3 साल का था तो पड़ोस में ऐसा कोई कांड चल रहा था कि इसके अंदर चुड़ैल उसको रोज कूटते थे, पीटते थे, फिर वो एक्सपायर हो गई, कोई लेडीज थी, ऐसा सुनने में आया। तो पता चला कि इसका कारण ही, फिर उस कारण को जानकर उसका क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है और उस बच्चे की समस्या को ठीक किया जाता है। तो कारण पता चलने के बाद रोग को दूर करना क्या कहलाता है, निदान। निदान मतलब सॉल्यूशन कर देते। ई वास्ते ई विधि ने निदानात्मक ऑब्लिक उपचारात्मक विधि भी किया। समझ में आएगी बात? तो इसको और क्या कहा जाता है वो अपन बाद में लिख देंगे, पहले ये इतना लिखो, व्यक्ति इतिहास में थी। ये टाइडमैन प्रतिपादक उपनाम जीवन वर्त केस स्टडी विधि, इतना ये लिख लो जो लिखा हुआ है वो सारा। उसके बाद लिखेंगे इस विधि में, लिखो लिखो इस विधि में, इस विधि में व्यक्ति के इतिहास को समझते हुए वर्तमान में बताई गई जानकारियों के आधार पर मापन किया जाता है। बताई गई जानकारियों के आधार पर व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मापन किया जाता है विशेष रूप से समस्यात्मक और असामान्य बालकों के लिए। विशेष रूप से समस्यात्मक व असामान्य बालकों के लिए, वे असामान्य बालकों की समस्या को जानने, समस्या को जानने वे उसे दूर करने अर्थात निदान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात निदान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे नैदानिक या उपचारात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। नैदानिक या उपचारात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, एक सेकंड लिखना। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखना ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। चलिए अब अपन अगला कौन सा लिखेंगे, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि एक एक ये है क्या। ठीक है, ये लिखो
आगे बढ़े, कर दूं, हटा दूं इसको। सी है प्रश्नावली विधि। अब लाड लो, प्रश्नावली विधि में एक लोचा है। क्या लोचा है? प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग, बहुत पहले, ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व में सुकरात इसका प्रयोग करता था। तो इसका जो प्राचीन जनक है वो तो है आपका सुकरात। वो कौन है? सुकरात। सुकरात ने इस विधि को पैदा करके छोड़ दिया कि भाई ऐसी ऐसी विधि, और बताते हैं जितने तथ्य पास में हैं, इतिहास की जितनी जानकारी उपलब्ध है, कि इस विधि का प्रयोग करता, मतलब इस विधि का प्रयोग करता था गाल्टन, प्रयोग करता था गाल्टन। ठीक है। इस विधि को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया था। एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो किया था वुडवर्थ ने। और साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया था स्टैनली हॉल ने। ठीक है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसने किया था? स्टैनली हॉल। मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्टैनली हॉल। अब ये इतना डाटा आपको लिखना है जैसे कि जैसे, उसके बाद में अपन इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी तो वो नॉर्मल है, प्रश्न दे दिए जाते हैं, उत्तर देते हैं और उसके आधार पर कर लेते हैं। ठीक है। छोटू समझ में आओ बराबर? स्टैनली हॉल। अब इसके बारे में लिखना शुरू करो। नॉर्मल चीज है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। आपको कई बुक में देखना, ज्यादातर किताबों में प्रश्नावली विधि के जनक सीधा वुडवर्थ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसको वुडवर्थ ही लेके आया था, और जब ये एजुकेशन लाइन में आई ना तभी ये फेमस हुई। और अपन जो पढ़ते हैं ना उसमें लिखा हुआ रहता है शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान क्या क्या है। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि कौन लाया? वुडवर्थ लाया। ठीक है ना। चलिए लिखो। इस विधि में विभिन्न प्रकार के, इस विधि में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का, इस विधि में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, एवं उन प्रश्नों के उत्तर जानते हुए, जो उत्तर जानते हुए संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। मापन किया जाता है। बस फिनिश। अगला है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू की जो शुरुआत हुई थी वो ध्यान रखना, इंटरव्यू की शुरुआत है वो अमेरिका से हुई। ठीक है ना। सबसे पहले इंटरव्यू है वो अमेरिकी विद्वानों की देन है। 4-5 लोग सामने बैठते और एक व्यक्ति का क्या लेते? इंटरव्यू लेते। अब पैनल में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रखते, एक साइकोलॉजी वाला रखते, एक लैंग्वेज का रखते, एक स्थानीय रखते,
5 क्षेत्रों के 5 मनोवैज्ञानिक अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठा के और सामने से एक व्यक्ति का क्या कर लेते, व्यक्तित्व का मापन कर लेते। और ये चीज़ आई कहाँ से थी, ये अमेरिका से। ध्यान रखें, इंटरव्यू अपना नहीं है, इंटरव्यू अमेरिका वाला। अगला डी है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, यह विधि अमेरिकी विद्वानों की, लिखना शुरू करते हैं इसमें। यह विधि अमेरिकी विद्वानों द्वारा विकसित की गई। अमेरिकी विद्वानों के द्वारा विकसित की गई। यह विधि मूल रूप से व्यक्ति के लिए उस मापन में उपयोगी है जहां मौखिक स्तर पर सामाजिक प्रश्न एवं उत्तर का व्यवहार होता है। सामाजिक प्रश्न एवं उत्तर का व्यवहार होता है, जहां पर मतलब मौखिक रूप से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तथा एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ये जानने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रतिभागी के शारीरिक हाव भाव को विशेष महत्व दिया जाता है। पैर कैसे, हाथ कहाँ है, ये व्यक्तिनिष्ठ विधियां कंप्लीट है। अब थोड़ा शारीरिक हाव भाव मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे कई चीज़ें होती हैं। मान लो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नाखून काटते हैं बैठे बैठे, ये नहीं किसी के बर्थडे हुए हैं कोई काट रहा है तो अलग बात है। कई होते हैं हरदम नाखून काटते रहते हैं, या कोई हरदम है ना ऐसे जीभ से अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें करते रहते हैं मुँह से, देखा होगा। कई होते हैं जो पैर हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग लाडलो इनके मानसिक रूप से ये संतुलित नहीं होते। भाई संतुलित होना भी कम और ज़्यादा होता है, ऐसे नहीं कि मानसिक रूप से संतुलित है पागल में, उनमें कोई फर्क ही नहीं। मतलब ये है कि उनके अंदर कोई ना कोई तनाव है। समझ में आई बात, जिसको वो अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो शारीरिक हाव भाव का बहुत महत्व होता है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप किसी आदमी से बात करते हो ना, तो अगला लगभग 80 से 85% तक पहले ही डिसाइड कर चुका होता है जब आप उसके पास जाते हो तो उससे कैसे बात करें। एक एक्सपेरिमेंट किया गया लाडलो शारीरिक हाव भाव का लेकर। एक प्लेटफॉर्म का सीसीटीवी फुटेज दिखा गया, जैसे ऐसे एक मॉल, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग आते जाते हैं, और वहाँ पर जो लोगों का एक ऐसे कैमरा लगा दिया, चारों तरफ से लोग दिख रहे थे जो आ रहे थे जा रहे थे। फिर ये ऐसी स्क्रीन लगा दी सभी लोगों के साथ, और उन लोगों से पूछा कि यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं, आपको किसको कूटने का मन कर रहा है, भाई आपको मौका मिलेगा तो आप इनमें से किस किस को पीटोगे। आप यहाँ पर एक एक पेज दे दिए कि इसमें लिख दो लाल शर्ट वाला, ब्लैक शर्ट वाला, ऐसे, ठीक है ना। फिर उसमें एक्सपेरिमेंट किया मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे, और फिर उन सब की रिपोर्ट ले ली। तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि लगभग सभी लोगों ने उन्हीं लोगों के बारे में बोला कि हम इसको पीट देंगे जो खुद पहले से ही डरे हुए घूम रहे थे। मतलब एकदम डल स्टेट में, समझ में आई बात, कंधे आगे की तरफ झुके हुए, मुड़े हुए, धीरे धीरे जा रहे थे ना, ऐसे ऐसे लोगों को पीटने का।
जो सीना तान के और ऐसे बोल्ड अंदाज में चल रहे थे, जिनका एटीट्यूड पहले से ही ये था कि इसको कुछ कहा ना तो ये काट लेगा अपन को, ठीक है ना, उसको पीटने का किसी ने ही नहीं बोला। समझ में आई बात? इतना आपके किसका फर्क पड़ता है? बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। तो ये एकदम एकदम रियल एक्सपेरिमेंट है, इसको आप सर्च कर सकते हो कहीं पर, ठीक है ना। तो इतना फर्क पड़ता है आपके बॉडी लैंग्वेज का। अब मान लो आप कहीं पर गए, मान लो आप कहीं पर भी जैसे जॉब कर रहे हो या कहीं पर वर्क कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पर यदि अगले को पता है कि इसका जीने का एकमात्र सहारा हम ही हैं, तो फिर वो आपको कैसे काम में लेगा? काम में लेगा कि नहीं लेगा लॉर्ड? और मान लो आपको पता है कि अपने पास एक काम कर रहा है, इसके पास अपने अलावा भी बहुत ऑप्शन है, ये कोई अपने भरोसे नहीं बैठा और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना ये चला जाएगा, तो अपन उसको कैसे सार संभाल कर करके रखते हैं नहीं रखते लाड लो? तो ये फर्क होता है। अब मान लो कोई आदमी ऐसा है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा है कि कुछ बोल दिया साला रवाना हो जाएगा, और आपको जरूरत है तो आप उसको रखोगे कि नहीं रखोगे? आपको कितनी जरूरत है लेकिन अगला पहले से ही मीमी कर रहा है मेमने की तरह, तो फिर आप उसको क्या नहीं लोगे? सीरियस नहीं लोगे। इतना फर्क पड़ता है बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए अगला है वस्तुनिष्ठ विधि। लगाओ वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होगा कि व्यक्ति के बारे में सीधा अपन बाहर से ही उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। व्यक्ति खुद नहीं बताएगा, अपन बस उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये किस प्रकार से इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ये विधियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली होती है। व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं वो उनमें इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। जैसे आपने आईएएस के इंटरव्यू देखे होंगे, सब कितना पॉजिटिव बता के आते हैं लाट। इतना यदि वो हकीकत में जैसा इंटरव्यू बता रहे हैं वैसा होते तो देश ऐसा होता क्या? समझ में आई बात? साक्षात्कार विधि होगी, पर्सनालिटी विधि में आप गलत जवाब दे सकते हो, आत्मकथा में अपने बारे में गलत बता सकते हो, व्यक्ति इतिहास विधि में हो सकता है आप डर के मारे कुछ चीजें बताओ नहीं। तो व्यक्तिनिष्ठ विधियां ना वो क्या है? वो आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली नहीं होती है, जबकि ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। ये विधियां कैसी होती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली। अभी कैसे होती है अभी आपको पता चलेगा। लिखो, यह विधियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली होती तथा मापन का आधार व्यक्ति का बाह्य व्यवहार होता है। मापन का आधार व्यक्ति का बाह्य व्यवहार होता है। ये विधियां अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होती हैं। यह विधियां अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होती है, इसलिए इनका उपयोग अधिक प्रचलित है। इसलिए इनका उपयोग अधिक प्रचलित है। ठीक है, इसमें भी ए बी सी 3, ठीक है ना, ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी है? पहली है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। एक है समाज मिति विधि। एक है क्रम निर्धारण विधि। कंटिन्यू लिख दो, पूरा पूरा छाप दो, क्रम निर्धारण विधि। अब ये विधि है निरीक्षण विधि, ये दी थी जेबी वॉटसन ने, ये दी थी जेल मोरेनो ने, ये दी थी थ्रस्टन ने। अब देखिए, अब मैं बताता हूं ये कैसे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली मतलब ऑथेंटिक, एकदम सही। कैसे? देखिए,
निरीक्षण विधि में क्या होगा, व्यक्ति को पता नहीं, व्यक्ति बढ़िया तरीके से घूम रहा है, खा रहा, पी रहा है, पढ़ रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप उस पर नजर रख रहे हो और उसके प्रत्येक व्यवहार का क्या कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो कि उसका किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार रहता है। तो बताओ भाई, ये जो चीज आएगी वो पहले अपन ने जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां पढ़ी उससे ज्यादा ऑथेंटिक आएगी कि नहीं आएगी, उससे ज्यादा विश्वास करने योग्य आएगी कि नहीं आएगी। जब एक व्यक्ति को पता है मेरा व्यक्तित्व परीक्षण हो रहा है तो वो फिर कैसा भी रिप्रेजेंट कर देगा, या अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो अपनी तरफ से पॉलिसी लगाएगा कि कैसा ही करके करे। समझ में आई ना बात। अब अगला समाज मिति विधि, समाज या निरीक्षण विधि समझ में आ गई ना, व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार में क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। अगला है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि में क्या किया जाता है कि वो जिस समाज में रहता है, समाज मतलब आसपास का परिवेश, आवरण, उस परिवेश में जाएंगे और वहां पर जो लोग होंगे उससे किसके बारे में पूछेंगे, इस आदमी। और आ समाज मिति विधि प्रयोग हुआ कि अपन सगया करे भी पहली जावे ये आसपास का गलियाड़ा बहन पूछे कि भाई वो किया है, ठीक है, अड पहली भी छोरा बुआ देड़िए भी नहीं पूछी कि वो किया है, आ किसी विधि है, आ समाज मिति विधि है, मतलब उसके आस परिवेश के लोगों के द्वारा उसके व्यवहार के बारे में पूछना। तो अब ये एकदम ऑथेंटिक है, समझ नहीं कोने। अब थांग गांव गलियाड़ा लगभग ने थे जानो कौन जानो है कि नहीं, लगभग ज्यादा नहीं तो थे, लगभग 80-90% थे तो जानो ही हो। बिन खुद ने पूछो भी बिचार बतो ही जानी आसपास वाला, वो खुद थान बताए ना बिन जार के भाई क्या का होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधि में तो कहीं है एक तरीकों बिन खुद ने पूछेगा तो क्या समझ में आई बात, जानने का प्रयास। आग लो क्रम निर्धारण विधि इमें कहीं यहाँ करे कि एक तरीके में आदमी की चीज ने प्रायोरिटी देवे, मेरी प्रायोरिटी चेक करिया करे कि वो ज्यादा टाइम किन देवे, बीहू कम टाइम किन देवे, बीहू कम टाइम किन देवे, जब वो जकी चीजा ने टाइम देवे बीर आधार पर कहीं यहाँ करे निकल आ जाओ तो बीर व्यक्तित्व क्या। ध्यान समझ लो, अब एक बालक है, अभी एक बालक को वो टाइम निकाले होते हैं कि वो टाइम किन देवे, जन थान ठा पड़ी कि सुबह 7 बजे वो उठे, ठीक है, 7 ले रहा 8 तक घर रेडी हुए, बाद में घरों 8 बजे थोड़ी देर फिर निकले, 9 बजे वापस आओ, ठीक है ना, 9 बजे तक आस पास में घुमावे, खानो कार 10 बजे निकले करे, 4 बजे तक चौराहे बैठ रहे, ठीक है, बाद में 10 4 6 घंटा तो वो चौराहे बैठ रहे, 5-6 बजे तक साहब आवे धीरे धीरे। अब ठा पड़े कौन पड़ेगा, ज्यादा टाइम की चीज ने दे रही, समझ में आई बात। तो ये हिसाब हूँ आ चीज भी इनके आधार पर भी आप कहीं कर सका, कोई व्यक्तित्व कर सक परीक्षण कर सकते। देखिए एग्जाम नजदीक आवे जन बच्चा है जगह मतलब खानो खाता रहे ना तो भी वीडियो कोर्स सकी लेक्चर चालू रखे, यहाँ टेस्ट देता रहे, टाइम बचावे, बहुत ज्यादा यहाँ रहे कौन रहे, मतलब परीक्षाओं पहली को महीनों 1.5 महीनों 2 महीनों यहाँ भोजन को बिन टाइम सब ज्यादा टाइम किन दे, प्रायोरिटी क्रम निर्धारण में क्रम 1 नंबर पर की रहे एजुकेशन यहाँ। चलो ये लिख लिया इतना, तो ये निरीक्षण विधि। चलो आगे चलते हैं, वापस लगाते हैं ए निरीक्षण विधि। अब धमाधम छापना ही है, समझो दे दा लिखो, 9 मिनट है, 9 मिनट में अगला छाप देना। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि में क्या आएगा, सबसे पहले लिखना जनक जेपी वॉटसन। निरीक्षण विधि में है जनक जेपी वॉटसन। इस विधि में व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार होने वाला व्यवहार का निरीक्षण करते हुए व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। करते हुए व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यहाँ
यहाँ पर जो ये परीक्षण होता है ये अवलोकन पर आधारित होने के कारण इस निरीक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहते हैं। के कारण इसे अवलोकन विधि भी कहा जाता है। अगला है समाज मिति विधि, जो किसने दी थी? जेल मोरेनो। अगला है आपका समाज मिति विधि। ये है आपका जेल मोरेनो। ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक वातावरण के लोगों के द्वारा लोगों से संबंधित व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। अगला है क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण किसने दी थी भाई? थर्स्टन। क्रम निर्धारण का जनक है थर्स्टन। इस विधि में संबंधित व्यक्ति के गुणों का समूह के साथ क्रम निर्धारण करते हुए मापन किया जाता है। मापन किया जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका व्यक्तित्व वाला चैप्टर है वो कंप्लीट। परीक्षण का मतलब है कि ये परीक्षण है, इसको निरीक्षण विधि कहते हैं। परीक्षण अलग होता है, परीक्षण तो एक तरीके से प्रयोग है और निरीक्षण का मतलब अवलोकन है। हाँ, परीक्षण मतलब अपन एक परीक्षण कर रहे हैं कि क्या परीक्षण कर रहे हैं कि उसके व्यक्तित्व का क्या करना है, मापन करना है। और उस परीक्षण के अंदर एक प्रोसेस है कि हम उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। चलो ये यहाँ पर आपका व्यक्तित्व चैप्टर है वो कंप्लीट है। अगला चैप्टर आप लगा के छोड़ देना समायोजन, जिसको बोला जाता है एडजस्टमेंट। ठीक है।